नमस्कार, न्यूज 18 के खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं ऋतु रोहिणी। कई तरह की पाबंदियों की वजह से कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन आंकड़े इतने भी कम नहीं हैं कि हम ये कहें कि कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने लगी है। ऐसे में एहतियात बनाए रखना है, क्योंकि कोरोना को हराने का सबसे बड़ा हथियार हमारी और आपकी सावधानी ही है। कम होते मामलों के बीच सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे, साथ ही एक्सपर्ट्स के साथ कोरोना से बचाव और इलाज को लेकर चर्चा भी करेंगे। तो आज के कार्यक्रम में हर दिन की तरह हम फिर से गेस्ट से, डॉक्टर से सीधे तौर पर जानेंगे कि किस तरीके की एहतियात बरतने की हमें जरूरत है, क्या कुछ हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मामले तो कम हो रहे हैं मगर कोरोना का जो आतंक है वो अभी भी जारी है। डेथ रेट्स जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। ऐसे में हमें जरूरी है कि हम सावधानियां बरतें, एहतियात बरतें, प्रिकॉशंस लें और अपना और अपने लोगों का, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे और आज हमारे साथ चर्चा में मनोचिकित्सक डॉक्टर निशिका सिन्हा मैम हैं, वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभात रंजन हैं, फिजिशियन डॉक्टर अमित कुमार सर हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर निशिका सिन्हा आपसे करूंगी मैम, क्योंकि महामारी का जो ये दौर है, पिछले 2 साल से लोग जो है एकदम एंग्जाइटी से परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं। तो किस तरीके से अपने आसपास के माहौल को लोग पॉजिटिव रख सकते हैं, क्या कुछ खासा ध्यान रखना चाहिए उनको? रोहिणी, ये बिल्कुल सही सवाल है। जैसे कि कोविड पैंडेमिक जो है वो केवल एक फिजिकल पैंडेमिक ना होके एक मेंटल हेल्थ पैंडेमिक का भी रूप इसने ले रखा है और सब जगह अनसर्टेनिटी है, लैक ऑफ ऑप्शंस और एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग है अंदर। पहले से सिचुएशन यकीनन बेहतर हुई है, क्योंकि सेकेंड वेव में हेल्पलेसनेस और लैक ऑफ ऑप्शंस काफ़ी कम था। अभी हमारे पास ऑप्शंस है। जैसे जनवरी 2021 में जब से वैक्सीनेशन लॉन्च हुआ, वो एक बहुत बड़ा वेपन है हमारे पास, जिससे कि कोविड से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर आई है और हम काफ़ी बेहतर ढंग से, जैसे कि ये थर्ड वेव है वो काफ़ी बेहतर सिचुएशन से पहले से। लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी है, अभी भी लोगों के मन में पैनिक है एंड काफ़ी सारा इम्पैक्ट हमारे फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, हमारे इवन एजुकेशन सिस्टम, हमारा वर्क कल्चर, हम कैसे कनेक्ट होते हैं लोगों से, इनफैक्ट लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि हम नाउ एंड प्रेजेंट में कॉन्सेंट्रेट करें एंड ये समझें कि व्हाट इज इन आवर हैंड्स एंड व्हाट इज नॉट इन आवर हैंड्स, और एक्सेप्ट करें कि चीज़ें मुश्किल है, लेकिन जिस तरह एक लहर, एक पीक आता है एक लहर का, उसको नीचे आना ही आना होता है। तो इस पीक को हम सबको मिल के फाइट करना है। कोरोना से लड़ना है हमें, उससे डरना नहीं है। बिल्कुल, कोरोना से लड़ना है, डरना नहीं है। क्योंकि आप वर्क कल्चर की बात कर रही थी मैम, क्योंकि पिछले कुछ 2-3 जो ये 2 साल रहे, इसमें लोगों का वर्क कल्चर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ऐसे में जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है, दोनों ही पे इम्पैक्ट पड़ा है, खास करके मेंटल हेल्थ पे। तो इसको किस तरीके से डील करना चाहिए, उसके लिए क्या कुछ एहतियात बरतना चाहिए, उस पे कुछ बताइए। हाँ, ये बिल्कुल सही, क्योंकि जैसे जब हम जैसे शुरू का जब भी फेज आया, जैसे नवंबर काफ़ी 2019 में सबसे पहले जब चाइना में ये केस आया, एंड केरल में, इंडिया में जो लोग डेट्स में इंटरेस्टेड है, मैं ये बताना चाहूँगी कि केरल जनवरी में 2020 में इंडिया को कोविड का फर्स्ट केस ने हिट किया। तब से हर चीज बिल्कुल बदल चुका है। कई बार ये कहते हैं कि कई बार सदियां बीत जाती हैं और कुछ भी नहीं होता, और कई बार हम हफ्तों में ही सदियां देख लेते हैं। तो वैसा ही मुश्किल का फेज रहा पिछला 2 साल, और सबके लिए मुश्किल था, क्योंकि एक न्यू नॉर्मल का कंसेप्ट आया, हर चीज बदल गया। इनफैक्ट हम कहते थे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करना था एंड हमें सोशली कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स वी आर ऑल सोशल एनिमल्स एंड वी नीड टू बी कनेक्टेड। सो उसके कनेक्शंस के लिए भी रास्ते निकल के आए, जैसे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के जरिए हम सब कनेक्ट हुए एंड काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हुई कि हम कनेक्ट हुए, काइंडनेस देखा, हम लोगों ने एक दूसरे का हेल्प किया, इवन रिसर्चर्स काफ़ी बेहतर ढंग से हम इससे निकल के आ रहे हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ ही साथ काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आए, काफ़ी सारी नई चीज़ें आई, जैसे कि हमने देखा कि स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ गया लोगों में।
पैनिक, एंजाइटी, डिप्रेशन के केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। औसतन करीब 12 से 13% लोग किसी भी घड़ी में कोई ना कोई मानसिक समस्या से जूझते हैं। लेकिन हमने कोविड समय में रिसर्चेस बताती है कि 10 में से 7 इंसान स्ट्रेस का शिकार था, जो कि ह्यूज नंबर है। इवन कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि स्क्रीन एडिक्शन, न्यू नॉर्मल, जब टेक्नोलॉजी हर जगह, टेक्नोलॉजी ने अपने जैसे सबके लाइफ्स में घुसा, सो स्क्रीन एडिक्शन बच्चों में, बड़ों में, सब में स्क्रीन एडिक्शन की प्रॉब्लम आई। सब्सटेंस यूज, डोमेस्टिक वायलेंस और खासकर एंजाइटी और पैनिक एपिसोड्स के प्रॉब्लम्स काफी बढ़ गए। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम एक एक्टिविटी शेड्यूलिंग करें, एक प्रॉपर अपना मतलब एक्सेप्ट करें अगर कुछ प्रॉब्लम है, अगर हम डील नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमें मुश्किलें आ रही हैं तो हम सलाह ले चिकित्सक की, उसको सहते नहीं जाना है एंड प्रॉपर टाइम पे एक्शन लेना है। बिल्कुल, अगर स्ट्रेस फील हो तो चिकित्सक की सलाह ले और स्टे कनेक्टेड की। डॉक्टर प्रभात रंजन, वायरस और बैक्टीरियल जो डिजीजेज हैं वो कोरोना के साथ पिछले दूसरे लहर में हमने देखा ब्लैक फंगस आया था, तो इस बार ये क्योंकि अभी बर्ड फ्लू जो है इसकी हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, मगर पिछले 2 दिनों में तकरीबन 350 मुर्गियों की मौतें हुई हैं, तो ऐसे में संभावना है बर्ड फ्लू की। तो किस सारी तरीकों से इन सारी चीज़ों से आप अपने आप को बचाया जा सकता है, इसको लेकर हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। नहीं, अभी जो ये न्यूज आई है बर्ड फ्लू इतने चिकन के डेथ की, ये हो सकता है कि कोल्ड वेव जो चल रहा है उसके कारण भी हो, ना कि बर्ड फ्लू के कारण जी। तो एक अभी जैसे एक्सट्रीम कोल्ड है तो इसमें भी हम लोगों ने गांव में देखा है कि पशुओं की डेथ होती है, बर्ड्स की डेथ होती है, तो एक सामान्य घटना भी हो सकती है। लेकिन कोविड और बर्ड फ्लू का आपस में अभी तक कोई रिलेशन नहीं मिला है जी। इसलिए यदि ये बर्ड फ्लू भी आता है तो इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये एक लिमिटेड एरिया में रहता है, लिमिटेड उनके पॉपुलेशन में रहता है और बड़ा आसानी से सेग्रीगेट होके इसका मतलब आप पेंडेमिक नहीं में कन्वर्ट नहीं होने दे सकते जी। तो वायरल और जो बैक्टीरियल डिजीजेज हैं उनसे किस तरीके से बचाकर रखा जाए खुद को, क्योंकि माहौल जो है अभी हर तरफ कोई ना कोई बीमारी किसी ना किसी रूप में है, तो कैसे खुद को बचाकर रखा जाए, क्या कुछ एहतियात बरतने चाहिए ऐसे माहौल में? देखिए, आप यदि फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव में देखेंगे तो कोविड ने काफी कुछ अपने को बदला है। और सेकेंड वेव में लोगों ने काफी शुरू में जो म्यूकोर वगैरह फंगस के इन्फेक्शन हो रहे थे या टिपिकल बैक्टीरिया का, उसका एक कारण साइंटिस्टों ने बोला ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड, ये सब वो भी एक पार्ट थी। लेकिन असली कारण ये था क्या कि बाद में जो साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन आया इसमें कि वो कोविड-19 जो वायरस था वो खुद भी इस म्यूकोर इन्फेक्शन या दूसरे इन्फेक्शन को फैसिलिटेट कर रहा था, मतलब कि उनके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा था जिसके थ्रू वो ये सारे सेकेंडरी इन्फेक्शन ज्यादा वैसे पेशेंट्स में हो रहे थे। उसके 2-3 कारण थे। एक तो वायरल इन्फेक्शन में आदमी की इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है जी। सप्रेशन से ज्यादा डिस्टॉर्टेड इम्यूनिटी बोलते हैं हम लोग, जिसको कि सही ढंग से इम्यून सिस्टम हमारा काम नहीं करता है। इम्यूनिटी है भी तो लड़ रहा है तो वो अपने शरीर को ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसके कारण से कई सारे सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसे म्यूकोर वगैरह आया। लकली जो आपका थर्ड वेव है ये 95% लोगों को बहुत ही माइल्ड है, हॉस्पिटल एडमिट कम हो रहे हैं, लेकिन लोगों को बार बार ध्यान रखना चाहिए। हॉस्पिटलाइजेशन है, पेशेंट्स ऑक्सीजन पे हैं, ऑक्सीजन बेड्स के पेशेंट्स के नंबर बढ़ रहे हैं, आईसीयू के पेशेंट्स के नंबर बढ़ रहे हैं और डेथ रेट भी थोड़ी बढ़ रही है जी। क्योंकि इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर अमित कुमार जी, क्योंकि इम्यूनिटी की बात हो रही है, ऐसे में क्या है कि कई लोग गिलोय और जो भी देशी नुस्खा है उसको अपना रहे हैं, और ऐसा देखा गया है कि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन हैं उनकी जो बिक्री है वो तकरीबन 1.5 गुना बढ़ भी गई है। तो ऐसे में ये कितने कारगर है इम्यूनिटी बूस्टिंग में? थैंक यू रितु। एक बहुत ही कॉमन है, हम लोगों ने पूरे इंडिया ने इनफैक्ट काफ़ी आयुर्वेदिक जो चीज़ें हैं, खाने का काढ़ा है या बहुत लोगों ने पिया है, थोड़ी बहुत तो इससे बोल सकते हैं कि शरीर की इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि इससे आपका इम्यूनिटी 100% बढ़ ही जाता है या एकदम प्रोटेक्शन दे देता है कि अब आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। ऐसे भी नॉर्मल जो भी हेल्दी डाइट है वो सबको खाने के लिए बोला जाता है कि आप अपने खाने में हेल्दी डाइट लें, जिससे कि एक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या जो भी विटामिन्स की जो ज़रूरत होती है
विटामिन सी जो होता है, ये सब शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो खाने पीने में जो एक राय है नॉर्मल, जो कि आप एक हेल्दी डाइट लेना चाहिए, वो लेते रहें। उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है कि ये आप खा लेंगे तो इससे आपको इम्यूनिटी एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसी काढ़ा पी लेंगे तो अब आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बॉडी का एक अपना इम्यून सिस्टम है, यहाँ पे शरीर में हर जो भी इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है, और वो एक तरह से इम्यूनिटी का काम करता है कोई भी हेल्थ में। और इसमें तो ये सब जो इम्यूनिटी चीजें होती बूस्टिंग में हैं, क्या जो कुछ तरीकों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे इम्यूनिटी हमारी बूस्ट हो सके? इम्यूनिटी में देखिए, ये जो इम्यून सिस्टम है ना, वो एक प्रोटीन का बना हुआ होता है। जो भी एंटीजन और एंटीबॉडीज होते हैं, तो हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इम्यून सिस्टम है पूरे बॉडी का, वो सारा कुछ प्रोटीन वाला पार्ट है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा एक एवरेज जो नॉर्मल होनी चाहिए वो होनी चाहिए। हम डेली डाइट में जो भी 40 ग्राम प्रोटीन की मात्रा है वो रेगुलर लें, या किसी डाइटिशियन से संपर्क करें कि हम लोग डेली कितना प्रोटीन ले सकते हैं, क्योंकि जो भी इम्यून सिस्टम होता है वो प्रोटीन का ही बना होता है, एंटीजन एंटीबॉडी। तो हमें चाहिए कि वो नॉर्मल रहे, और उसके बाद आप सब कुछ खा सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ पी लेंगे तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस शरीर में प्रोटीन की मात्रा नॉर्मल होनी चाहिए, और बाकी जब इन्फेक्शन आएगा आपके शरीर में तो फिर आपके अगेंस्ट शरीर में उस एक बैक्टीरिया या वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएंगे, और फिर आपको प्रोटेक्ट करेगा, जो कि इम्यूनाइजेशन के द्वारा भी दी जाती है। और जी, इसके तो कारण हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बने रहते हैं। का ध्यान रखने की जरूरत है। निशिका सिंह मैम, क्योंकि हम अभी द न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं, जिसमें बच्चे जो है वो आउटडोर्स नहीं जा पा रहे, इंडोर्स ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में वो किस तरीके से अपने आप को उनके लिए माहौल जो है वो फ्रूटफुल बना सकते हैं, चीज़ें जो है लिटिल स्ट्रेसफुल हो, उसके लिए क्या कुछ पेरेंट्स को खास करके ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल। जैसे कि कुछ वल्नरेबल पॉपुलेशन रहा है पैंडेमिक के दौरान, जैसे कि एल्डरली पॉपुलेशन, वर्किंग वुमेन, एंड उसी तरह बच्चे, जो कि हमारे सबसे स्पेशल पार्ट होते हैं किसी के भी लाइफ के, हमारे बच्चों पे इसका काफ़ी मानसिक रूप से काफ़ी असर पड़ा है। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन, हमारे पास कोई चारा नहीं था, हमें बच्चों को पढ़ाना भी था, बच्चों को उनका ताकि डेवलपमेंट ना रुके सब कुछ, तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन था, उनको सेफ भी रखना था, कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हम गए। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन से काफ़ी सारे जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स भी होते हैं। जैसे कि फिजिकल जो कनेक्शन होता है, जो एक कॉग्निटिव इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, और लाइफस्टाइल स्किल्स, एक दूसरे से कैसे सोशली कनेक्ट हो, एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करें। सो इट इज़ नॉट एवरीथिंग विच इज़ कि आप बिल्कुल बुक्स लेके बिठा दो कंप्यूटर के आगे एंड दे कैन लर्न दोज थिंग्स। सो उनसे वो वंचित रह गए। न्यू नॉर्मल में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई। इवन हमने देखा कि स्क्रीन एडिक्शन, जैसे इंटरनेट एडिक्शन, वो पता चला क्लास ऑनलाइन करके एंड वो अपना गेम खेलने में बिजी एंड जस्ट अटेंडेंस बना के वो दे यूज्ड टू स्किप। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंटल मॉनिटरिंग हो, हम हमेशा ध्यान रखें कि वो कौन सा साइट्स देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रॉपर बैठ रहे हैं कि नहीं। दूसरा, ये नहीं कि क्लास कर रहे हैं, बेड पे लेटे हैं एंड दे हैव देयर मोबाइल्स, दे शुड हैव अ प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट। फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमने देखा कि फिजिकल एक्टिविटी, जो गेम्स, जैसे आउटडोर गेम्स के लिए हम उन पार्क्स बंद, सब कुछ बंद, जो आउटिंग होती थी बिल्कुल बंद हो गई। बट देयर आर वेज आउट ऑफ इट। हम घर पे ही उनको एक्सरसाइज सिखा सकते हैं, हम घर पे ही उनको एक्टिव, इवन घर का जो हाउस होल्ड का जो चीज़ें होती हैं उनमें उनका हेल्प ले सकते हैं, सो दैट उन्हें भी कॉन्फिडेंस फील होगा कि वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर आवर फैमिली, हम भी कुछ कर रहे हैं। दूसरा, हमेशा उनको अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट कराएं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, उनके जो भी एल्डरली हैं, वो कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो काफ़ी सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स हमने देखी कि कोविड के दौरान। दूसरा, कि उनके सवालों का एज अ फ्रेंड बन के जवाब दें, जैसे उनको डराना नहीं है कि कोरोना आ जाएगा, कैसे हो जाएगा, इनफैक्ट उनको प्रिकॉशंस सिखाना है। एंड उन्हें ये भी उनके क्वेरीज, उनके जो भी बच्चों के दिमाग में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उनको बहुत प्यार से उनके लेवल में जाके समझाना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, इन्फोडेमिक से बचाना है,
क्योंकि उनका सेंसिटिव दिमाग सब कुछ, वो डर जाते हैं कई दफ़ा काफ़ी ग्रीफ के फेज से गुजरे बच्चे, क्योंकि अगर उनके पेरेंट्स या उनके एल्डरली उनसे कनेक्टेड नहीं है और बीमार हो जाए तो उनको लगता है कि उनकी दुनिया ख़त्म हो गई। सो हमें उनका इमोशनल नीड्स का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्लीप, एपेटाइट, एक्टिविटी शेड्यूलिंग, कितने बजे उठना है, कितने बजे एक्सरसाइज करना है, कितने बजे ऑनलाइन क्लासेस के लिए बैठना है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन कनेक्टेड टू देम, टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, क्योंकि उनके लिए ये काफी फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। वही आपको ये भी बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना गाइडलाइंस को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है और इस गाइडलाइंस के तहत बच्चों को मास्क और दवाओं को लेकर के गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 5 साल और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क लगाना जो है वो जरूरी नहीं है। माता पिता की देखरेख में 6 साल से 11 साल के बच्चे मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एंटीवायरल या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया है। तो ऐसे में प्रभात रंजन सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्योंकि हम बार बार बात करते हैं मास्क इज द की, ऑल्सो वी नीड टू नो, हमें ये भी जानना जरूरी है कि अनमास्किंग, आई मीन टू से कि मास्क का जब हम डिस्पोज करें तो वो किस तरीके से होना चाहिए, उसका भी एक प्रोसेस है, क्योंकि उसके थ्रू भी वायरस फैलने के चांसेस हैं। तो मास्क को डिस्पोज करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या सही तरीका होना चाहिए, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पहले जो गाइडलाइन था वो 2 साल के छोटे बच्चों को मास्क नहीं का था और उनको जस्ट मदर के साथ कपड़े के अंदर रखना और ऐसा कुछ था। अब ये जो नई गाइडलाइंस आई है ये थोड़ी मतलब आप बोल सकते हैं इन्फेक्शन स्प्रेड करने के तरह से केसेस 3.5 लाख के आसपास आ रहे हैं, वो भी तब जबकि आपने टेस्टिंग के प्रोटोकॉल्स काफी चेंज कर दिए हैं। दूसरा, आपने होम बेस्ड टेस्टिंग स्टार्ट कर दिए हैं, किट से लोगों को सेल्फ टेस्टिंग के लिए परमिशन दे दिया है। तो एक्चुअल नंबर आपको नहीं पता। अभी यदि 3.5 लाख आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि 4 लाख भी हो सकता है या कुछ भी फिगर हो सकता है, जो कि 3.5 से ज्यादा ही होगा। सो इन्फेक्शन आपकी सोसाइटी में हर जगह है। जी डॉक्टर साहब, ये भी जी बताएं। जी बताएं, मास्क डिस्पोज करने का क्या करेक्ट नहीं कर रहे हैं जी, तो ये आपके इन्फेक्शन को फैलाएगा। दूसरा, इन्फेक्शन फैलने से जो सबसे बड़ा खतरा होता है, जब ये एक आदमी के शरीर से दूसरे आदमी, दूसरे से तीसरे में जाता है तो इसको म्यूटेशन करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है वायरस को। और ये आरएनए वायरस है, ये काफी तेजी से म्यूटेट होता है, बन के सस्टेन कर सकता है। सो मास्क से सबसे बड़ा फायदा ये होता है क्या कि आप इसके स्प्रेड को घटाते हैं, म्यूटेशन के होने के चांस को घटाते हैं। और तीसरा फायदा जो मैंने पहले भी बताया है वो ये है क्या कि बहुत सारे जो पॉलेंस हैं, एलर्जेंस हैं, जो डस्ट हैं रोड पे, आप उनसे भी बचते हैं। तो आपको उनसे यदि एलर्जी है या उस तरह की एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होती है तो आपकी उससे भी फायदा होते हैं। सो मास्क कई कंट्री में ऐसे भी पहले से मैंडेटरी था, लोग खुद यूज करते थे। तो ये गाइडलाइन थोड़ा सा अटपटा है। हालांकि डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचाई जाए कि मास्क लगाने के तरीके की तो बात हम कर रहे हैं, लेकिन जब उसको डिस्पोज करते हैं तो उस दौरान भी हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। एक खास तरीका है जिसमें हम उसको डिस्पोज करें ताकि जो संक्रमण है वो ना फैले उसके थ्रू। तो वो कौन सा तरीका है, किस तरीके से डिस्पोज करना चाहिए हमें? मास्क डिस्पोज के लिए गाइडलाइंस आए हुए हैं और उसको सबसे, यदि आप कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं बहुत लोग अभी भी, तो वो जब भी घर पहुंचे तो उसको वैसे बर्तन में डालें जिसमें पहले से आपके केमिकल्स डाले हुए हैं, सैनिटाइजर डाले हुए हैं या सर्फ का घोल पहले से बना हुआ है, उसमें डुबा दें और उसको 2-3 घंटे तक छोड़ के उसके बाद उसको साफ कर दें। यदि आप डिस्पोजेबल यूज कर रहे हैं तो हमेशा उसको इस तरह के पॉलीपैक में बंद करके और उसके बाद जो नगर निगम या डब्बा उसमें अलग से उसको सेग्रीगेट करें। तो इससे क्या है कि इन्फेक्शन काफी घट जाता है, ऊपर डिस्पोज होता है। जी डॉक्टर अमित कुमार, क्योंकि अभी जो है ठंड का प्रकोप है, ठंड भी काफी ज्यादा है, खास करके बिहार में शीतलहर जो है वो चल रही है। ऐसे में
खांसी जुकाम और जो है वो काफी आम है ठंड के मौसम में, ऐसे मौसम में, और कोरोना के जो सिम्टम्स हैं ये भी खांसी जुकाम और ये सारी चीजें हैं। ऐसे में किस तरीके से समझा जाए कि आपको जो है वो नॉर्मल वायरल फीवर है या फिर कोरोना है? तो क्या कुछ हमें एहतियात बरतने की जरूरत है दोनों ही केसेस में? देखिए, जब भी पैंडेमिक होता है, जब भी वर्ल्ड्स में पैंडेमिक आए हैं, तो उसका एक ही रूल है कि आपको अगर कोई भी उसके सिम्टम्स होते हैं, कॉमन सिम्टम्स जो पैंडेमिक के हैं, जैसे अभी वाले पैंडेमिक के बुखार, सर्दी, खांसी है, तो आप मान के चलिए कि आपको ये पैंडेमिक है, मीन्स आपको कोरोना का इन्फेक्शन है, आप ये मान के चलिए। वो दूसरी बात है कि उसमें से ज्यादातर लोगों को कोरोना है और बहुत कम कुछ परसेंटेज होंगे, जो 2-4% जो अदर देन कोरोना वायरस के होंगे, लेकिन बाकी जो 95% लोग हैं वो सब मान के चलें कि उनको कोरोना पॉजिटिव होंगे। तो उसी तरीके से आप अपने को लेके चलें। तो सबसे पहले आप अपना टेस्ट करा लें। जब भी कोई भी बुखार होता है या खांसी सर्दी होती है अभी इस महीने में भी, तो सबसे पहले आप कोविड का टेस्ट कराएं, और अगर निगेटिव है तो आप समझ सकते हैं कि हमें कोविड नहीं हुआ है। लेकिन जब भी ज्यादातर केसेस में पॉजिटिव हो रहे हैं, तभी अभी आज भी इंडिया में 3.5 लाख केसेस आए हैं एक दिन में। तो क्योंकि ठंडा तो है ही, ठंडे में ये सब बीमारियां होती भी हैं, नॉर्मल फ्लू भी होता है, लेकिन अभी इग्नोर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है और जब तक कि प्रूफ ना हो जाए तब तक तो इसे आप कोरोना मान के ही चलें। और जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो तो सभी कोरोना का भी वही है जो एक नॉर्मल फ्लू का है। कोई भी एक एंटीबायोटिक ले सकते हैं, खांसी के लिए कफ सिरप ले सकते हैं, सर्दी है तो कुछ एंटी एलर्जिक आप यूज कर सकते हैं। तो जो क्योंकि मेडिसिन तो दोनों की सेम है, लेकिन डायग्नोसिस में डिफरेंस आ सकते हैं, क्योंकि अभी पैंडेमिक चल रहा है, इसलिए ज्यादा चांस लगता है कि पैंडेमिक कोरोना ही होगा ज्यादातर केसेस में। जी, तो बिहार में कोरोना से जो मौतें हुई हैं, आपको हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो तक 20 जनवरी को 8 मरीजों की मौत हुई, 19 जनवरी को 11 मरीजों की मौत हुई, 18 जनवरी को 4 लोगों की मौत हुई, 17 जनवरी को 5 लोगों की मौत हुई, 16 जनवरी को 9 लोगों की मौत हुई, 15 जनवरी को 4 लोगों की मौत हुई। तो ऐसे में जो डेथ रेट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। संक्रमण का दर हालांकि कम है, मगर डेथ रेट जो बढ़ रहा है, डॉक्टर प्रभात रंजन, तो इसकी क्या वजह है और किस तरीके से लोगों को इसको समझने की जरूरत है और क्या कुछ एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, आप वर्ल्ड वाइड भी डाटा लेंगे, साउथ अफ्रीका जहां ओमिक्रॉन स्टार्ट हुआ था, या यूएसए में जो अभी उनका स्पीड है, या फ्रांस में और भी कंट्रीज में, वहां भी डेथ रेट जब आपके केस नंबर बढ़ते हैं उसके 10-15 दिन के बाद आपको इसका इम्पैक्ट पड़, तो डेथ रेट आप इन सब कंट्रियों में भी बढ़ने लगे हैं। तो आपके यहाँ भी धीरे धीरे इस तरह से डेथ रेट बढ़ेंगे, जो कि अगले 15-20 दिनों में और ज्यादा ओवर्ट होंगे कि एग्जैक्ट डेथ फिगर आपको कितने आ रहे हैं और कितना बढ़ रहे हैं। ये बढ़ने के ट्रेंड स्टार्ट हो गए हैं कंट्री में भी। 700 प्लस पहली बार 28 अक्टूबर के बाद आए हैं। चलिए, तो बहुत बहुत ये शुक्रिया बता रहा है क्या कि तीनों इसकी लोगों एक का सीवियरिटी है जो एक सुझाव और खास जानकारियों को शेयर करने के लिए हमारे दर्शकों से। हम फिर हर दिन की तरह कल भी आपसे जुड़ेंगे नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें। कोविड की जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी को बनाए रखें और खुद को संक्रमण से बचा कर रखें। नमस्कार।